नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। बुक की आप इमेज देख लें। दक्ष अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा सामाजिक अध्ययन, इस बुक का मैं रिव्यू कर चुका हूं। आज हम जो सामाजिक अध्ययन है, ये पेपर की आप इमेज देख रहे हैं बुक के साथ में, इसको हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। वीडियो को अपने ग्रुप्स में, दोस्तों में, रीट मेंस की जो तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। विज्ञप्ति 2022 रीट मेंस लेवल द्वितीय, और परीक्षा ये हुई थी 26 फरवरी 2023 और शिफ्ट है मॉर्निंग, सुबह की शिफ्ट है। सामाजिक अध्ययन का पेपर है, कक्षा 6 से 8। क्वेश्चन फर्स्ट, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई? तो सही उत्तर है, कोष्टक में आप देख रहे हैं बी, मोहनजोदड़ो। व्याख्या भी क्वेश्चन के साथ दी गई है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सारे क्वेश्चनों के अंदर व्याख्या साथ दी गई है। व्याख्या है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा विशाल स्नानागार, अन्नागार, महाविद्यालय, पुरोहितों का आवास, 16 मकोना का बैरक, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मुद्रा पर, प्रस्तर की योगी पुजारी की मूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई थी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए, बी, सी और डी ये वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे इनके जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 इनके साथ मिलान करना है, तो सही इसका कूट मिलान ए है, जिसमें ए का 1 के साथ में, बी का 2 के साथ में, सी का 3 के साथ में, डी का 4 के साथ में। यहाँ आप क्रमवाइज देखेंगे व्याख्या कि वेद और उससे संबंधित ये जो 1 से 4 तक है ये संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशिकी, सामवेद का तैत्तिरीय शतपथ, यजुर्वेद का पंचविश षड्विश और अथर्ववेद का है गोपत ब्राह्मण। निम्नलिखित महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा थी अंग की राजधानी। निम्नलिखित महाजनपद एवं उनकी राजधानी इस प्रकार है कि अंग देश इसकी राजधानी है चंपा, मालिनी कौशल की, उत्तरी कौशल जो श्रावस्वती, दक्षिणी कौशल है कुशावती, काशी की है वाराणसी और मगध की है गिरिवज और पाटलिपुत्र। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो यह है आपके इलाहाबाद में। व्याख्या है, अशोक के कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है और इस अभिलेख को 1834 में कैप्टन बट द्वारा खोजा गया। इसमें अशोक की रानी को 1834 में कैप्टन बट द्वारा खोजा गया। इसमें अशोक की रानी कारुवकी द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें अशोक के पुत्र तीव्र का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, यह जो बुक है दक्ष की ओर से आती है, दक्ष प्रकाशन की ओर से। बुक को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बुक स्टोर से आप पास प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दिया है। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। बुक के अंतर्गत आपके चारों जो सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कंबाइंड रूप में है और ये अलग अलग रूप में भी आते हैं। तो इस यह बुक है, शानदार बुक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बुक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रीट मेंस के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण बुक है। नेक्स्ट है अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? तो यह है खरोष्टी लिपि में। व्याख्या, अशोक के अभिलेखों में 4 मुख्य लिपियां ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक का प्रयोग हुआ, जिसमें से अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में
एवं ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझे जाने वाली भाषा थी। जबकि पश्चिमोत्तर भारत में कुछ अभिलेख अरमाइक एवं खरोष्टी लिपि में मिले, जैसे तक्षशिला का लगमान अफगानिस्तान से अरमाइक लिपि एवं शाहबाजगढ़ी से मानसेरा से खरोष्टी लिपि में। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह है आपके जनवरी 1544। व्याख्या, गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 में ब्यावर जिले जेतारण के निकट सुमेल नामक स्थान पर मारवाड़ के राठौड़ शासक मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेरशाह छल कपट से विजय हुआ था। इस युद्ध में मालदेव के वीर सेना ने जेता और कुपा को वीर गति प्राप्त हो गई थी। वही गिरी सुमेल की विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने मालदेव सैनिकों की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा सलीम से 1585 में किया? तो भगवंत दास ने। जयपुर के शासक भगवंत दास 1575 और 1589 ईस्वी तक ये इनका शासन का समय है, भगवंत दास का 1575 से 1589। तो जयपुर के शासक भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह 1585 में शाहजादे सलीम जहांगीर से किया। मानबाई शाह बेगम इसी शहजादे को खुसरो का जन्म दिया, जबकि भारमल जयपुर व राजपूताना के पहले शासक थे जिन्होंने अवगर की अधीनता को स्वीकार करके उससे अपनी बेटी हरकाबाई जोधाबाई का विवाह किया। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो यह अमरकोट। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान के राजा वीरशाल के महलों में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात समय अकबर बैरम खां के संरक्षण में पंजाब में था। बैरम खां ने अकबर का 14 जनवरी 1556 को कालनौर पंजाब में राज्याभिषेक किया था। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे है अहिछत्रपुर। व्याख्या है, शाकंभरी के चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष वासुदेव चौहान को माना जाता है, जिसमें सन 1551 के आसपास सपाल दक्षिण क्षेत्र में अपना राज्य की स्थापना की और अहिछत्रपुर वर्तमान नागौर में अपनी चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी भी बनाई। 1151 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? यह है पृथ्वीराज चौहान। व्याख्या, 1151 में तराइन के प्रथम युद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की तृतीय की हार हुई थी। 1191 में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और 92 में हार हुई थी। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादाभाई नौरोजी। 1906 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन, जिसमें 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्षता की थी। तो दादाभाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता की, 1886, 93 और 1906 की। दिसंबर 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग उठाई और प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग नौरोजी ने किया। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्थान की स्थापना की? तो यह है द इंडियन एसोसिएशन। राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना साथ हुई। इसी के साथ देश के विभिन्न भागों में कई राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव हुआ। 76 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। उन्हें राजनीतिक गतिविधियों को तेज करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। एक अखिल भारतीय संगठन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म का मंच तैयार किया। एओयूम कौन थे? एओयूम कौन थे? तो ये है सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। व्याख्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके प्रथम सचिव एओयूम 1829 से 1912 के अंदर। एओयूम 1885 से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के सहसचिव रहे। वे कांग्रेस के एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक। तो यहाँ पे दादाभाई नौरोजी। व्याख्या, दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑन अन ब्रिटिश रूल इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला। धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। इस पुस्तक में नौरोजी ने यह बताया कि किस तरह अंग्रेजी शासन भारत में धन निकाल कर इंग्लैंड पहुंचा रहा है, ऐसी नीतियां बना रहा है जिससे भारत की कृषि, हस्तशिल्प, उद्योग, व्यापार, ग्रामीण समाज तहस नहस हो रहा है। उदारवादी नेता दादाभाई नौरोजी ने ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था।
इसके अलावा भारत का ग्लैडस्टोन और मिस्टर नेरोमोजोरिट के नाम से भी जाना जाता था दादाभाई नौरोजी को। दादाभाई नौरोजी की राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी दिन यह थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था समुद्र व्यापार से लाभ। व्याख्या है 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तब यह मुख्य रूप से व्यापारिक कंपनी थी जिसका मुख्य प्राथमिक उद्देश्य भारत में लाभ व्यापार के साथ में समुद्र पार से लाभ कमाना था। समुद्र का जो व्यापार था उससे लाभ कमाना था ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति यह आपके ये चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। व्याख्या है महासागरीय धाराएं की उत्पत्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती थी। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, कोरलोसी प्रभाव, महासागरीय लवणता में भिन्नता, वाष्पीकरण, वर्षा, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्वारभाटा को प्रभावित करती लेकिन महासागरीय धाराओं को नहीं। महासागरीय धाराएं हवा, तापमान, संरचना, समुद्र की गहराई को प्रभावित, इसी कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उत्तरदायी नहीं है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना में अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? तो क्यूरोशिव धारा से। गल्फ स्ट्रीम धारा की तुलना किस महासागरीय धारा से होती है? तो क्यूरोशिव धारा से। गल्फ स्ट्रीम को क्यूरोशिव धारा दोनों गर्म महासागरीय धारा हैं और यह अंटार्कटिक महासागर में गर्म धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से निकल के यूरोप की ओर प्रवाहित होती है। फ्लोरिडा की धारा यह एल्टिस धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रस अंतरिक्ष से ग्रांड बैंक के नीचे प्रवाहित होता है और उसे वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। क्यूरोशिव की धारा उत्तर प्रशांत विषुवत रेखा फिलीपींस द्वीप पर पहुंचने के बाद ताइवान और जापान तथा पूर्वी तट के साथ उत्तरी दिशा में प्रवाहित होने लगती है। क्यूरोशिव की धारा में गर्म धारा की संज्ञा प्राप्त होती। दोनों धाराएं गर्म समुद्री जल को उत्तरी अक्षांश की ओर ले जाती हैं जिससे उन क्षेत्रों में जलवायु को प्रभाव पड़ता है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम की तुलना में क्यूरोशिव की धारा की जा सकती है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो ये 27.5 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27.5 दिन में पूरा करता है। व्याख्या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा ऑर्बिट को पूरा करने में लगभग 27.3 दिन और सटीक रूप से 27.32 दिन लेता है। यह समय सिडेरियल महीना कहलाता है जो पृथ्वी से देखे गए तारों के सापेक्ष चंद्रमा के पूर्ण परिक्रमण का समय होता है। हालांकि चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एक पूर्ण चंद्र ग्रहण पूरा करने में 29.5 दिन लगते हैं जिनमें सिनोडिक महीना कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उनकी वास्तविक कक्षीय अवधि 27.5 दिनों में करीब होती। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्न के क्षेत्रों तथा फसलों को सुमेलित करो। फसल क्षेत्र यहाँ पे है केला, गन्ना, चाय और रबड़। क्षेत्र है श्रीलंका, क्यूबा, मलेशिया, मध्य अमेरिका। तो ऑप्शन इसमें ए सही है। व्याख्या देख लें। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख फसलें उनके क्षेत्र में जैसे केला मध्य अमेरिका से, गन्ना क्यूबा से, चाय श्रीलंका और रबड़ मलेशिया से उनके ये फसलों के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस प्रकार सुमेलित ऑप्शन सी है। सुमेलित करो, यहाँ भी है सुमेलित करने वाला कि कृषि के प्रकार और नदी बेसिन जिसमें गहन निर्वाह कृषि ए, बी भूमध्य सागर कृषि, सी व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि और डी है स्थानांतरणीय कृषि। ऑप्शन ए इसमें सही है। ये नदी बेसिन, यहाँ पे इनकी व्याख्या भी देख लें कि गहन निर्वाह कृषि ये गंगा नदी का बेसिन के अंतर्गत है और यहाँ मुख्य रूप से भारत, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है ये गहन निर्वाह कृषि। भूमध्य सागर कृषि जैसे सांताना बेसिन, भूमध्य सागर कृषि मुख्य रूप से स्पेन, इटली, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया में होती है। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि मरे डार्लिंग नदी बेसिन, यह कृषि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन के लिए की जाती है। स्थानांतरणीय कृषि यह आपके कांगो नदी बेसिन और यह कृषि मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। इस प्रकार यह सही सम्मिलित ए ऑप्शन है। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाता है। किस विशेष क्षेत्र में जाना जाता है? खमसिन को डॉक्टर पवन
कौन से विशेष क्षेत्र के लिए जाना जाता है? यह गिनी तटीय क्षेत्र में खमसिन पवन मिश्र रूप से उत्तरी अफ्रीका के गर्म शुष्क धूलभरी हवा होती है जो बसंत ऋतु में चलती। खमसिन बसंत ऋतु में चलती है। गिनी तटीय क्षेत्रों में यह पवन ठंडी और नमीयुक्त होती है जो राहत प्रदान करने वाली होती है। और इस कारण गिनी का जो तटीय क्षेत्र है हवाओं को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। खमसिन पवन मिस्र में उत्तर अमेरिका में तो गर्म होती है, जबकि गिनी की तट के अंदर यह ठंडी होती है, नमी युक्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण पवनें आप देख ले, हर्मटन पवन जो सहारा से पश्चिम और अफ्रीका तक चलती है। मिस्ट्रल पवन उत्तरी इटली की ठंडी पवन। चिनूक पवन उत्तरी अमेरिका की रोकेच पर्वत व श्रेणी के पूर्वी ढालों की गर्म हवाएं हैं। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? तो मिशिगन झील। मिशिगन झील शिकागो शहर से जुड़ी हुई है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट लैक्स में एक है। शिकागो, मिल्वॉकी, ग्रीन बे जैसे प्रमुख शहर इसके किनारे स्थित हैं। अन्य ग्रेट लैक्स सुपीरियर झील, हारून झील, ईरी झील, ओंटेरिया झील। मिशिगन झील पूरी तरह से अमेरिका में स्थित एकमात्र ग्रेट लेक है, जबकि अन्य झील अमेरिका और कनाडा के बीच साझा है। समुद्र की सतह पे औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो 1013.25 MB। व्याख्या समुद्र स्तर पे औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार या 1.013 बार होता है। यह वायुदाब मानक वायुदाब मापा गया है, जिनका उपयोग मौसम विज्ञान व वायुदाब मापने वाले उपकरण में किया जाता है। अन्य जो इकाइयाँ इस प्रकार हैं: 1013.25 MB, 760 mmHg पारा स्तंभ, 1013.25 MB, 29.92 इंच Hg, 1013.25 MB, 1.013 बार इस तरह से होती। तो ये जो अन्य इकाइयाँ हैं आप इनको भी नोट कर ले। क्वेश्चन है कि समुद्र की सतह पे औसत वायुदाब कितना दर्ज किया गया? तो यहाँ तो देख रहे कि ऑप्शन जो सी है 1013.25 MB ये आपके सही है। mg है, mg है, mb है और यहाँ भी mb है, जबकि c में mb है और 1013 है। वायुदाब के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यहाँ दर 10 मीटर की ऊंचाई पे 1 मिलीबार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित प्रदेश में की जाती वह है तो कैलिफोर्निया। भूमध्य सागरीय कृषि उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ठंडी नमीयुक्त सर्दियां होती। मुख्य क्षेत्र कैलिफोर्निया, अमेरिका, स्पेन, इटली, ग्रीस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, दक्षिण अमेरिका। और प्रमुख फसलें जैतून, अंगूर, संतरा, नींबू, गेहूँ और जौ। भूमध्य सागरीय कृषि विश्व का सबसे उत्पादक वाणिज्य रूप से लाभकारी कृषि प्रणालियों की एक मानी जाती है। अब निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंध की स्थायी पवन कौन सी थी? यहाँ पे स्थायी पवन है, व्यापारिक पवन को स्थायी पवन कहते। व्याख्या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र स्थायी रूप से बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। ये हवाएं भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। फेरल के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल से प्रभावधीन ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती। इस प्रकार की ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं। पछुआ पवन जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की मेखला से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की मेखला की बहने वाली पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की ये पवनें 35 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों, 60 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच रहती हैं। ध्रुवीय पवन उच्च वायुदाब की पेटियाँ, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियाँ प्रभावित होती है। पवनों को पवन के नाम ध्रुवीय पवनों को नाम से भी जाना जाता है। और चिनूक पवन जो रोकी पर्वत क्षेत्र में गर्म पवन होती है। इंग्लैंड में औद्योगिक प्रदेश स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है आपके यूएसए में। व्याख्या है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आता है। मैसाचुसेट्स, कैंटेनिकट, रोड आइलैंड, हैम्पशायर, वर्मोंट, मेन जैसे राज्य में शामिल है। मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, उच्च शिक्षा के संसाधन, MIT, हार्वर्ड जैसी प्रमुख यूनिवर्सिटियाँ। अन्य प्रमुख क्षेत्र है राइन रूर औद्योगिक जर्मनी, कंसाई औद्योगिक क्षेत्र जापान, मैनचेस्टर औद्योगिक क्षेत्र इंग्लैंड। इसलिए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र अमेरिका में स्थित है।
भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूची में। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकार के दोनों कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। संविधान के प्रारंभ शिक्षा सूची लिस्ट, लेकिन 42 संविधान संशोधन में इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की समानता सुनिश्चित करना और केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा नीति व निर्माण के बराबर भागीदारी बनाना है। इस संशोधन में भारत में शिक्षा की गुणवत्ता, नियम सुधार और केंद्र राज्य समन्वय को मजबूत किया गया। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? तो ये 14। भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1951-52 में आयोजित किए गए थे। इन चुनावों में कुल 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग किया गया। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक सीटें जीती और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हैं सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और आनंदपुर साहिब आयोग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। आप देखें कि इन आयोगों के प्रस्ताव को उनके गठन काल क्रम अनुसार व्यवस्थित किया गया। जो सही क्रम है प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद है राजमन्नार आयोग, और प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, राजमन्नार आयोग 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983 और पुंछी आयोग है 2007 में। तो दोस्तों ये जो इनके जो सन हैं ये महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक सुधार आयोग कब हुआ, राजमन्नार आयोग 69 में, 1900 आनंदपुर साहिब 73 में, सरकारी आयोग 1883 और पुंछी आयोग 2007 में। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारना, प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव लाना था। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये आपके 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना। समिति के महत्वपूर्ण कार्य थे N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M.N. मुंशी, T. कृष्णा माचरी, मोहम्मद सदुल्ला और B.N. मित्तल। प्रारूप समिति ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के संविधान को प्रारूप तैयार किया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह समिति संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण समिति थी, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी, और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। वे स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी। 15 अगस्त 1947 से 1957 तक इस पद पर रही। वे महात्मा गांधी की अनुयायी थी। भारत में स्वास्थ्य सेवा को सुधार में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारत में पहली महिला सशक्तिकरण शिक्षा सुधारों में सक्रिय रही। चमुत्तरे संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान नहीं है? उत्तर में क्वेश्चन में दोस्तों नहीं है पे ध्यान दे, है या नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है नहीं, चमुत्तरवें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे है टाउन एरिया समिति, ऑप्शन बी। व्याख्या है चमुत्तरीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए लाया गया। इस अधिनियम के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान, नगर निगम बड़े शहरों के लिए, नगर परिषद मध्यम आकार के शहरों के लिए, नगर पंचायत छोटे कस्बे गाँवों को विकसित हो रहे क्षेत्रों के लिए। लेकिन टाउन एरिया समिति का कोई लेख भी नहीं है। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका सदस्य नहीं है? तो ये ऑप्शन होगा सी। यहाँ है संघीय कार्यपालिका। भारतीय संविधान के तहत केंद्र सरकार की कार्यकारी शाखा होती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। लेकिन नियंत्रक महालेखा परिषद कैग इस कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरूबारी संघ के मामला, बेरूबारी संघ का मामला। व्याख्या है 1960 में बेरूबारी संघ का मामला में भारत ने सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबारी क्षेत्र में विभाजन को लेकर विवाद हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना केवल उद्देश्य को स्पष्ट करती, लेकिन संविधान के प्रावधान को बाध्यकारी नहीं। हालांकि 73 में केशवानंद भारतीय मामले ने सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय को बदला और कहा कि संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का भाग है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसे मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ है भारतीय संविधान के प्रधान और स्तोत्र। ये प्रावधान है जैसे मौलिक अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संवर्ती सूची, आपातकालीन प्रावधान। स्रोत है यूएसए, जापान, कनाडा, जर्मनी। यहाँ पे आपको मिलान करना होगा कि मौलिक अधिकार ये है आपके भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट्स से ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्राविधान संविधान में अवधारणा जापानी संविधान से ली गई। आपातकालीन प्रावधान ये है जर्मनी के विमर्श संविधान से लिया गया। और संवर्ती सूची ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, न कि कनाडा से। संवर्ती सूची थी। यहाँ पे जो ऑप्शन जो नहीं है वो है आपके सी। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? ये छठी लोकसभा में। छठी लोकसभा का समय है 1977 से 1980, जिसमें कम महिलाएं निर्वाचित हुई। इस लोकसभा में केवल 19 महिला सांसद थी, जो भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम संख्या थी। 77 में आम चुनाव में जनता पार्टी ने बड़ी जीत की थी, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कम रही। इसके विपरीत 70वीं लोकसभा सबसे अधिक महिला, जिसमें 78 महिला सांसद चुनी गई। भारत में महिला सशक्तिकरण और राजनीति उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 106वां संविधान संशोधन 2023 द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान हुआ, जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? तो यहाँ पे आप देखेंगे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन और अन्य जीव की रक्षा। व्याख्या देखें कि मूल संविधान 1950 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोई नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी शामिल नहीं था। बाद में 42 से संविधान संशोधन 1976 द्वारा पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा जीवों की रक्षा को जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 48A में जोड़ा गया, जो राज्य को यह निर्देशित करता है कि वह पर्यावरण, वन्यजीव की रक्षा सुनिश्चित करे। और इसी के साथ अनुच्छेद 51(1)G के तहत नागरिकों को यह मौलिक कर्तव्य बनाया गया कि वे पर्यावरण की रक्षा करें। अन्य मूल नीति निर्देशक तत्व जैसे समान नागरिक संहिता, कृषि सुधार, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण पहले ही संविधान में शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे सी, शीघ्र विघटन के बाद नवगठित 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है। जो पंचायत होती है गठन के बाद कितने वर्ष तक रहती है? कि 5 वर्ष के बाद रहती है। यहाँ पे व्याख्या देखें, भारत में पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश पंचायत का कार्यकाल समय से पहले समाप्त होता है तो नई पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए ही होगा, न कि पूरे 5 वर्षों के लिए। संविधान का 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाए 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराने जाना अनिवार्य है। नई पंचायत शेष कार्यकाल के लिए चुनी जाती है, न कि पूरे 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का धन विधेयक के संबंध में पूर्ण राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? तो ये होता है ऑप्शन बी, जिसमें तीसरा और चौथा। यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है और संशोधन की सिफारिश कर सकता है। यहाँ पे था कि विधेयक, धन विधेयक संबंधी राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है। व्याख्या देखें, ऑप्शन बी इसमें सही है। व्याख्या है कि धन विधेयक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 के तहत आता है। धन विधेयक जो होता है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो क्रम 110 के तहत है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राज्यसभा को इसे अस्वीकार, संशोधित करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के पास सामान्य विधेयकों की तरह से पुनर्विचार के लिए वापस भेजने या संशोधन की सिफारिश करने का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति के पास केवल 2 विकल्प होते हैं, विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति को रोक सकता है। इसलिए राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता और न ही इसे संशोधन की सिफारिश कर सकता है। यहाँ पे है छावनी बोर्ड प्रशासित किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा। छावनी बोर्ड एक स्थानीय प्रशासनिक निकाय है जो भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य सेना की छावनियाँ, नागरिक क्षेत्रों का प्रबंधन करना। भारत में 62 छावनियाँ बोर्ड है जो विभिन्न राज्यों में स्थित है। छावनी बोर्ड का सीधा प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा होता है, न कि राज्य सरकारों के द्वारा। निम्नलिखित में से
कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय परिषदें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई गई। इनकी स्थापना 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत की गई। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक और राज्यपाल विशेष सदस्य के रूप में। प्रधानमंत्री इन परिषदों के सदस्य नहीं होते हैं। पंचायत राज संस्था के अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत दिया गया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति व एससी के लिए कोई विशेष आरक्षण नहीं है, क्योंकि इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नगण्य। भारत के अन्य राज्यों में एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायतों में आरक्षण दिया गया जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो यह है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। व्याख्या देखें कि भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार भाग 3 है, जो आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को मिलते हैं, जबकि कुछ मौलिक सभी व्यक्तियों विदेशियों दोनों को मिलते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद 15, 16, 19, अनुच्छेद 29 और 30 उल्लेखित अधिकार है। विदेशियों को मिलने वाले अधिकार अनुच्छेद 14, 21 अधिकार है। इसलिए अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होता है, विदेशियों के लिए नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विशेषीकरण का प्रभाव नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे ए, निम्न जीवन स्तर। व्याख्या है विशेषीकरण का अर्थ है विश्व स्तर पे व्यापार, संचार, संस्कृति और तकनीक का आपस में जुड़ा। भारत में 1991 में आर्थिक उदारीकरण और विशेषीकरण को अपनाया गया, जिससे कई परिवर्तन भी हुए। कई उत्पादों की कीमतें घटी, विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। वैश्विक मानकों को अपनाने के कारण नए रोजगार अवसर पैदा हुए। आईटी सेवा क्षेत्र, विनिर्माण, वैश्विक कंपनी आने से। लेकिन विशेषीकरण ने जीवन स्तर को कम नहीं किया, बल्कि बेहतर बनाए। निम्न जीवन स्तर विशेषीकरण का प्रभाव नहीं है। दिसंबर 29 और 22 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है अलवर। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और छोटे उद्यमों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाए गए समूह। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन समूहों को बढ़ावा दिया जा सकता है। समूह को विभिन्न बैंक योजनाओं, सरकारी अनुदानों के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे यह अपने व्यवसाय और गतिविधि को आगे बढ़ा सके। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? जिला आयोग द्वारा वस्तु सेवाओं 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्यों को मामले देखे जा सकते हैं। व्याख्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 3 स्तरों पे जिला आयोग और 50 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई करता है। राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ के मामलों की सुनवाई करता है। राष्ट्रीय आयोग ये 2 करोड़ से अधिक मूल्यों की मामलों की सुनवाई करता है। इसलिए जिला आयोग द्वारा 1 करोड़ से अधिक के मामलों को देखे जाने का कथन ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? तो ये ऑप्शन होता है डी, कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण करना। यहाँ पे राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में और कृषि उपज मंडी का अधिनियम बना 1961 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना मंडियों का विकास के उद्देश्य से की गई थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन का मुख्य कार्य कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार करना और किसानों को प्रशिक्षण देना इसके प्रमुख कार्य थे। और मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना और किसानों को विपणन प्रणाली में जागरूक करना, नई तकनीकों को सुविधाओं का विस्तार करना। लेकिन यह कृषिगत उत्पादों की कीमतों का निर्धारण नहीं करता है। विपणन बोर्ड कृषि की जो कीमत होती है उसका निर्धारण नहीं करता है। ये किसानों को जागरूक करता है और सुविधाओं को स्तर को बेहतर बनाता है। कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण बोर्ड का कार्य नहीं है। कृषि उत्पादों की कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होती है, न कि बोर्ड के विपणन के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021-22 में सेवा के क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य वृद्धि दर का अनुमान डी 8.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण क्षेत्र भारत के सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्य में है। यहाँ पे देखेंगे 8.2% वृद्धि का अनुमान है। और सेवा का योगदान वर्ष 2014 50.6% बढ़कर 2025 में 55.3%
हो गया। सेवा क्षेत्र वित्त वर्ष 23 से वित्त वर्ष 25 8.3% से बढ़ा। जीडीपी वृद्धि को भी बढ़ावा दिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 वित्तीय वर्ष 2025 अप्रैल सितंबर सेवा में निर्यात में वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष 5 क्षेत्रों में शामिल रहा और 2024 में 5.7% से बढ़कर अप्रैल नवंबर वित्त वर्ष 2025 में भारत सेवा निर्यात के बढ़ाकर 12.8% हो गया। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो ये है आपके 2013 में खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो यहाँ पे 2013 के अंतर्गत सितंबर 2013 में लागू किया गया। अन्न सुरक्षा अधिनियम भी कहते हैं इसको और इसका उद्देश्य सस्ते मूल्य पे खाद्यान्न को प्रदान करना। 75% जो ग्रामीण होती है 50 शहरी ग्रामीण रियायती अनाज उपलब्ध कराना। चावल प्रति 3 किलो 2 रुपये, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो दर किया जाता है और माध्यम से यह खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा को प्रदान करना होता है। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य है केरल। मानव विकास सूचकांक का आंकलन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। भारत में 2022 में सर्वाधिक एचडीआई वाला राज्य केरल वर्तमान में यही है और केरल की उच्च एचडीआई रैंकिंग का मुख्य कारण साक्षरता दर सबसे अधिक थी 94%, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन प्रत्याशा बेहतर, लिंग समानता, सामाजिक विकास में अग्रणी और अन्य जो शीर्ष राज्य है जिसमें दिल्ली, गोवा, तमिलनाडु। भारत में औसतन एचडीआई वैश्विक औसत से कम है लेकिन केरल जैसे राज्य में प्रदर्शन में समग्र रूप से देखा गया है। सही अभिव्यक्त क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास, साधन लागत, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास, साधन, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू मूल्यह्रास। तो यहाँ जो ऑप्शन सी सही है। व्याख्या देखें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद वह कुल उत्पादन जिसमें देश के नागरिकों के द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुओं को सेवा करों की कीमत शामिल होती है चाहे वे देश के अंदर हो या बाहर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास वह लागत है जो पूंजीगत संपत्ति के उपयोग के समकक्ष पुराने का कारण होती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यह श्रम पूंजी उद्यमिता के उत्पादन अर्जित की जाती है, इसलिए यह उत्तर सी है क्योंकि यहाँ MNP राष्ट्रीय आय के सही संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? तो उधार लेने वाले व्यक्ति की शक्ति के अनुसार साख अर्थात शर्तें वह नियम है जो शर्तों जिनके आधार पे कोई वित्तीय संस्था या बैंक किसी व्यक्ति या व्यवसाय को ऋण प्रदान करता है। सामान्यतः साख की शर्तें निम्नलिखित शामिल होते हैं। ऋणदाता को भुगतान की जाने वाली लागत, यहाँ पे ब्याज दर, ऋणदाता को भुगतान की जाने वाली लागत, संपार्श्विक ऋण सुरक्षा के लिए संपत्ति का उपयोग और पुनर्भुगतान का तरीका जो ऋण चुकाने की शर्तें होती हैं। लेकिन उधार लेने वाले व्यक्ति की शक्ति अस्पष्ट उदाहरण है और इसका साख की शर्तों पे कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो उत्तर डी है ये सही है, उधार लेने वाले व्यक्ति की शक्ति। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का विनियमन करता है। व्यापार विवादों को हल करने का कार्य WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यह संगठन गेट का उत्तराधिकारी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में WTO के 166 सदस्य हैं। भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन 165वां देश कॉमरस तथा 166वां देश तिमोर लेस्ते हैं। उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पादन की गणना का एक वैकल्पिक तरीका है। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है व्यय की विधि। तो सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना 3 तरीके से होती है। उत्पादन विधि वस्तु सेवाओं के उत्पादन के आधार पर, आय विधि मजदूरी किराया ब्याज लाभ के आधार पर और व्यय विधि है उपभोक्ता व्यय निवेश सरकारी खर्च व शुद्ध निर्यात आधार पर। यहाँ उपभोक्ता खर्च निजी निवेश सरकारी व्यय और निर्यात आय, इसलिए उत्पादों की मांग के आधार पर GDP की गणना करने की वैकल्पिक विधि ही व्यय विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो यहाँ पे साहूकार व व्यापारिक दोनों। व्याख्या देखिए कि अनौपचारिक ऋण जो होता है वित्तीय स्रोत होते हैं जो बैंकिंग प्रणाली को बाहर कार्य करते हैं, आमतौर पर बिना किसी सरकारी विनियम के होते हैं और साहूकार जो उच्च ब्याज दरों पर ऋण को प्रदान करते हैं। व्यापारिक व अर्थयी किसानों के छोटे
ऋण देते हैं। मित्र और रिश्तेदार बिना ब्याज व कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं। महाजन व सूदखोर छोटे व्यवसाय को असंगठित ऋण देते हैं। इन स्रोतों के लिए ऋण में ब्याज दरें में अधिक होती है, कानूनी सुरक्षा नहीं होती। इसके विपरीत बैंक, सहकारी समिति, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं औपचारिक ऋण का हिस्सा है, इसलिए साहूकार और व्यापारी दोनों अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ है? बीकानेर। राजस्थान में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन बीकानेर, नागौर, गंगानगर जिले में होता है। बीकानेर राजस्थान की प्रमुख मूंगफली मंडी। मूंगफली मुख्य रूप से खाद्य तेल, स्नैक फूड, औद्योगिक उपयोग के लिए उगाई जाती है। राजस्थान में मूंगफली की खेती रबी व दोनों खरीफ मौसम दोनों में होती है। अन्य मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अन्य जो मूंगफली के उत्पादक है जिसमें गुजरात है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। राजस्थान की जो इसमें पूछा था प्रमुख मंडी कहाँ से? बीकानेर में। 2020-21 में चालू कीमतों में अधिकतम प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन वाला भारत का राज्य है गोवा। 2020 और 21 में भारत का सबसे अधिक विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन गोवा का था। पर्यटन उद्योग गोवा की स्थापना का, मछली प्रताप उद्योग विकसित का, सेवा क्षेत्र में उच्च जीवन स्तर का। 24 और 25 में विशुद्ध घरेलू उत्पाद वाला राज्य भी गोवा है। अन्य उच्च एनएसडीपी वाले राज्य सिक्किम, दिल्ली, चंडीगढ़। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी की आर्थिक स्थिति जीवन स्तर को दर्शाता है। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ये है आपके बोलने का अधिकार। किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित है? सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित होने का। यहाँ पे व्याख्या देखिए, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, जिसमें सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता को खतरनाक उत्पादों से बचाने का अधिकार, उपभोक्ता को अपनी पसंद के उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता व सूचित होने का अधिकार, गुणवत्ता, मात्रा, कीमत की जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार है। बस सुनवाई का अधिकार, उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है। निवारण का अधिकार, गलत सेवा उत्पादों को नुकसान मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक अधिकार, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, न कि उपभोक्ता के अधिकार के अंतर्गत है। इसलिए उत्तर डी सही है। यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट है, भारत में 2020-21 में सकल जोड़े मूल्य चालू कीमतों पे औद्योगिक क्षेत्र का जो अंश था ये बी 25.9%। सकल जोड़े गए मूल्य हैं, उनका अर्थ कुल आर्थिक उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। 2020 और 21 में औद्योगिक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का योगदान 27.6% था। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र उनका यह योगदान है। कृषि और संबंध क्षेत्र 17.7%, औद्योगिक क्षेत्र 27.6%, सेवा क्षेत्र 54.7%। कोरोना महामारी के कारण उद्योग और विनिर्माण के क्षेत्र में मंदी देखी गई थी। सेवा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र बना हुआ है। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और रुकावटों को हटाना कहलाता है। ये है उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा व्यापार, उद्योग, बाजार पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना, अर्थव्यवस्था को अधिक खुला बनाना। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 1961 में आर्थिक सुधारों के तहत की गई थी। 1961 में की गई आर्थिक नीति तहत उदारीकरण के तहत विशेषीकरण, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। उदारीकरण के तहत सरकार ने विदेशी निवेशों की भी अनुमति दी थी। लाइसेंस और राज्य सरकारी नियंत्रण को कम किया और आयात और निर्यात उदार बनाए। इसलिए सरकार द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया भी उदारीकरण कहलाती है। इनमें से कौन सा पाठ्यवस्तु तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए अंतर्गत आता है? भाषा का शिक्षण। व्याख्या, पाठ्यवस्तु के तत्वों को 3 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। ज्ञानात्मक होता है बौद्धिक विकास, क्रियात्मक होता है कौशल, व्यवहार, गतिविधियाँ शामिल होती है, और भावनात्मक मूल्य और दृष्टिकोण का विकास होता है। भाषा का शिक्षण क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह बोलने, लिखने, पढ़ने, समझने की क्षमता को विकसित पर होता है। समस्या समाधान सृजनात्मक, ज्ञानात्मक विकास से जुड़े होते हैं। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता था? ये ऑप्शन बी, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। और समस्या समाधान विधि एक वैज्ञानिक तार्किक प्रक्रिया जिसका उपयोग समस्या को विश्लेषण करके समाधान खोजने में किया जाता है। समस्या की पहचान करना, सूचनाओं को एकत्र करना, परिकल्पनाओं का निर्माण, संभावित समाधान तैयार करना, जांचना, प्रयोग करना, तर्क द्वारा परिकल्पनाओं की पुष्टि करना, समाधान लागू करना, परिणामों का मूल्यांकन करना।
शैक्षणिक कार्यों में एकरसता को कम के लिए मूल्य का अवसर प्रदान करना, ये है आपके मनोरंजनात्मक। शैक्षणिक कार्यों में एकरसता को कम करने के लिए मनोरंजनात्मक जो गतिविधियां आवश्यक होती, इससे छात्रों की रुचि बनी रहती है, सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाया जा सकता है। रचनात्मकता को बढ़ावा देना मनोरंजनात्मक मूल्य वाले शैक्षिक तत्वों में शामिल होते हैं। खेल, कला, संगीत, थिएटर, कहानी गतिविधियां बच्चों के मानसिक समग्र विकास के लिए मदद करती, मनोरंजन मूल्य होता है, इसमें मदद करते हैं। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है? तो ये परंपरागत उपागम के अंतर्गत है विषय। अब इसकी व्याख्या देखें कि शिक्षा उपागम को दो भागों में बांटा गया, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। परंपरागत में आपने देखा होगा कि प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि। आधुनिक उपागम में बहु विषय के अंतर्गत पढ़ाते हैं, विषयों को जोड़ के पढ़ाते हैं, विभिन्न विषयों को जोड़कर बहु विषय जो एक ही समस्या को विभिन्न विषयों से जोड़कर पढ़ाना विशेष उपागम होता है। विषय उपागम किसी विशेष थीम पर आधारित रहता है। जो विषयगत उपागम होता है थेमेटिक होता है, जो किसी एक विशेष थीम पर आधारित होता है। राष्ट्रीय स्तर पर देश दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रही है। तो NCERT नेशनल काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों ये जो फुल फॉर्म है, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है। आप इसको रजिस्टर में नोट करें। NCERT नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत में शैक्षिक अनुसंधान पाठ्यक्रम विकास की शीर्ष संस्था। यह दृष्टिबाधित विजिलिटी बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने में कार्य कर रही है, जिससे वे भूगोल दिशाओं को समझने में आसानी है विकसित करें। स्पर्श मानचित्र उभरे हुए बिंदुओं और बनावट का उपयोग करके बनाए जाने दृष्टिगत बच्चे स्पर्श करके पढ़ सकते हैं। NCERT के तहत कई पहल कहते हैं, जैसे ब्रेल लिपि पुस्तकें, उभरी हुई भौगोलिक आकृतियाँ, मानचित्र, विशेष शिक्षण सामग्री को विकसित करना। अन्य संस्था जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअलिटी हैंडीकैप्ड भी कार्यरत शामिल है। शब्दावली की खोज, यहाँ पे आप देखेंगे शब्दावली की खोज में कि डी ऑप्शन सही है, जिसमें ए में कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। तो व्याख्या देखिए, राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र। औद्योगिक के अंदर है इतिहास, और औद्योगिक विकास में भूगोल, अर्थशास्त्र, और संविधान के अंदर है नागरिक शास्त्र। तो ये एक दूसरे से आपको मिलान करके कूट मिलान करना, जिसमें डी कूट मिलान 66 क्वेश्चन का सही है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं रजिस्टर में। हमारे देश में विद्यालय स्तर पे ज़्यादातर धारणा यह इस पक्ष में कि हमारे सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए आप देखेंगे कि डैश उपागम को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे है व्याख्या के अंदर आप देखिए डी है तो एकीकृत उपागम और विषय उपागम। तो शिक्षा के उपागम दो प्रकार के, विषय उपागम जिसमें प्रत्येक विषय को अलग अलग पढ़ाया जाता है, और एकीकृत में अंदर विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ के पढ़ाते हैं। वर्तमान विद्यालय में शिक्षा एकीकृत को अधिक महत्व दिया जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन में भूगोल, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान को जोड़कर पढ़ाना, इतिहास, नागरिक शास्त्र को जोड़कर व सामाजिक विषयों को अधिक प्रासंगिक बनाना है। यहाँ पे है निम्नलिखित प्रायोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित भी कीजिए, जिसमें है बी ऑप्शन में अंदर आप देखेंगे तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, छठा और पाँचवा। तो यहाँ पे है व्याख्या। प्रयोजन विधि शिक्षण की एक व्यावहारिक अनुभवात्मक विधि है, जिसमें विद्यार्थी किसी कार्य को स्वनिर्देशित रूप से करते हैं। सही चरण, परिस्थिति उत्पन्न करना, चयन व उद्देश्य का निर्धारण, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का मूल्यांकन करना और उसका लेखा जोखा रखना, समस्या को पहचानना, उपयुक्त स्थिति को तैयार करना, चयन का उद्देश्य, कार्य और उद्देश्यों को तय करना, योजना बनाना, समस्या को हल करने का रणनीति तैयार करना, योजना का क्रियान्वयन तो परियोजना को लागू करना, योजना का मूल्यांकन, परियोजना के परिणामों की जाँच करना और योजना का लेखा जोखा अर्थात निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना व सुधार करना और सुझाव देना। यहाँ पे आप नेक्स्ट देखेंगे मॉरिसन द्वारा किए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों के सही क्रम में रखिए। तो डी ऑप्शन सही है। प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, परिपालक। तो इसके द्वारा हम व्याख्या को समझेंगे। वर्णन व्यवस्था, तो यहाँ पे देखेंगे मॉरिसन ने जो दिए थे बौद्ध स्तर पे शिक्षण की व्यवस्था, तार्किक शिक्षण की प्रक्रिया का उद्देश्य संज्ञानात्मक और सक्रिय बनाना, जिससे सही चरण है अन्वेषण, समस्या का पता लगाना, विचार श्रेणी को विकसित करना, प्रस्तुतिकरण, विषय का परिचय, प्रारंभिक जानकारी प्रदान, पारंपरिक छात्रों की संपूर्ण समझ को गहराई से विकसित करना, परिपाक और व्यवस्था है विषय को व्यवस्थित अनुशासित करना, वर्णन है अंत में विषय को पूरी तरह से समझना और स्पष्ट करना। नेक्स्ट अब देखेंगे
कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख तैयार करता है? तो ऑप्शन सी है सचिव। सामाजिक विज्ञान का जो क्लब सामाजिक अध्ययन में समान रुचि रखने वाले छात्रों को संगठित समूह है, जहां सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, स्वस्थ मनोरंजन संपन्न होता है। गतिविधियों का अभिलेख क्लब में पद स्थापित प्रचार अधिकारी करता है। दोस्तों ये 70 क्वेश्चन थे जो आपके रीट मेंस में एग्ज़ाम में पहले आ चुके थे। यह बुक जो इसका पहला 2022 की विज्ञप्ति 26 फरवरी 2000 पेपर है, मॉर्निंग के शिफ्ट का लेवल DT के लिए। तो ये 70 क्वेश्चन एक बार आप वीडियो के माध्यम से रिवीजन करें और जो कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं और उनको आप एक रजिस्टर में नोट भी कर ले। दोस्तों आगे हम इसको शुरू करेंगे। तो आगे भी आपने देखा होगा, इसको जब मैंने इसका रिव्यू किया था सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके पहले कुछ क्वेश्चन है, इनको भी हम नोट कर लेंगे और आगे के जो वीडियो है इसके अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करें। रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताएं, बुक्स के बारे में बताएं। दक्ष बुक्स है जो रीट मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। यह बुक आपको प्राप्त करनी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको ज़रूर प्राप्त करें। दोस्तों यह बुक बहुत अच्छी शानदार है। प्लेलिस्ट में जाके दक्ष बुक्स का रिव्यू भी देखे दोस्तों। और ये आज इसका मैंने रीट मेंस का ये जो पेपर था जो इसी का है बताया, 70 क्वेश्चन है। अब टॉपिक वाइज बैक टू बैक वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। चैनल पे विधिवत जुड़े रहें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को भी दोस्तों फॉलो करें। ये वीडियो दोस्तों वहाँ पर भी आपको उपलब्ध है, प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी जाके चेक करें और पेज को फॉलो करें। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।